अगले सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं। करीब 50 साल पहले की बात होगी। हैदराबाद के पास एक छोटे से शहर रंगारेड्डी में एक सामान्य से किसान के बेटे राजनीति के सफर की शुरुआत करते हैं। ऐसे राज्य में जहां उनकी पार्टी का उस वक्त कोई बड़ा जनाधार भी नहीं था और धीरे धीरे वो जनता से जुड़ते गए। पहले प्रदेश इकाई, फिर युवा मोर्चा, फिर विधायक, फिर सांसद होते हुए देश के केंद्रीय मंत्री बन गए और दक्षिण भारत में बीजेपी के विजय अभियान के सारथी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता जी किशन रेड्डी जी का, जिनसे बात करने के लिए मंच पर आ रहे हैं मेरे सहयोगी कार्तिकेय और रजनीकांत। एक बार फिर रेड्डी जी का मैं स्वागत करता हूं व्हाट इंडिया थिंग्स टुडे में वक्त देने के लिए। हाँ, माइक ले लीजिए। और मुबारकबाद भी दूंगा क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि इनकी टेन्योर में वक्त का, मैं इसलिए पहले मुबारकबाद दे रहा हूं। इन्होंने एक माइलस्टोन रीच किया। वो माइलस्टोन ये है कि इनके कार्यकाल में हमारे देश भारत ने 1 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कोल का प्रोडक्शन किया है। इट्स अनप्रेसिडेंटेड, इनके टेन्योर में हुआ है। और दूसरा, इनको एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। मैं ये प्रश्न आपसे बाद में पूछूंगा, पर पहले मैं आपको मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं कि जो क्रिटिकल केयर मिनरल मिशन है उसमें इस देश की एनर्जी नीड्स के लिए इनको नए टारगेट दिए गए हैं, जो इस देश की एनर्जी, उसके माइलस्टोन और भविष्य को सिक्योर करेंगे। लेकिन चूंकि जनता से जुड़ा सम्मेलन है, इसलिए पहला सवाल मैं जनता से जुड़ा ही आपसे करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप इजाजत दें। आज चाहे वो दक्षिण के अखबार हो या पेपर हो, या उत्तर के अखबार हो या पेपर हो, दक्षिण ही गर्म है और आप लोकप्रिय और बड़े नेता हैं दक्षिण भारत के। अपना मुकाम बनाकर खुद अपनी जगह आपने बनाई है। 2 चीजें, आपको वाकई लगता है कि दक्षिण भारत पर हिंदी थोपी जा रही है? और दूसरी बात, जो ये स्टालिन बार बार कहते हैं कि हमारी सीट कम हो जाएगी, क्या ये सच है या वो एक कहानी बुन रहे हैं? सबसे पहले मैं टीवी 9 के इस कार्यक्रम में जो आह्वान किया है, इसके लिए मैं मेरे ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं दक्षिण भारत का हूं मगर हिंदी बोलने के लिए प्रयास करता हूं। दूसरा विषय है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे ताली बजाएं। इस चीज को कहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, नहीं तो वो पॉलिटिक्स करना इस देश में बहुत आसान है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। कौन आपको दिखता है दक्षिण भारत से कोई नेता ये कहे कि मुझे हिंदी बोलनी अच्छी लगती है? मैं हिंदी पढ़ा नहीं मगर हिंदी सीखा हूं आप लोगों से बातचीत करते हुए, इसलिए हिंदी में बोलने के लिए मैं प्रयास करता हूं बार बार। दूसरा विषय है, मैं जो लोग आज नहीं, आजाद से लेके आज तक हिंदी के खिलाफ बोलते हैं, जब मैं 10 साल का जिम्मेदारी तो मैं लेता हूं, 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी संभालने के बाद एक विषय में भी, ना तमिलनाडु में हो, ना आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला में भी हो, एक व्यक्ति को आप कंपलसरी हिंदी सीखना चाहिए, ऐसा एक इंसिडेंट है क्या? नंबर 1, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, हम नहीं बनाया, कांग्रेस जमाने से है। जब कांग्रेस का जमाने में भी ये लोग एंटी हिंदी का आंदोलन करते थे, इसी डीएमके ने, जब 2022 में लगभग 32-33 इयर्स के बाद भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया। जब 2022 में उसका नेतृत्व कौन किया? कस्तूरी रंगराजन, ये तमिलन थे, बुद्धिजीवी थे,
साइंटिस्ट से, उनके नेतृत्व में कमेटी डाल के हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 33 इयर्स के बाद आया। अभी इस इश्यू आज उठा रहे इलेक्शन से पहले, लगभग 5 साल के बाद स्टालिन को इलेक्शन से पहले एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझ में आया। दूसरा विषय है, जब हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल हायर एजुकेशन तक मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, पहली बार आजाद के बाद भारत सरकार ने निर्णय किया। अभी तक तो कभी ऐसा निर्णय नहीं थे, क्योंकि हमारे मातृभाषा, अलग अलग मातृभाषा ये आज दिख रहे नहीं। इसको प्रोत्साहित करना, इसको बचा के रखना, इसको प्रिजर्व करना, इसको प्रोटेक्ट करना भारत सरकार इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाए हैं। अभी ये एक इंसिडेंट कुछ भी नहीं है। इलेक्शन होने वाला है 6 महीने के बाद। इलेक्शन दृष्टिकोण से इस लैंग्वेज के नाम पर स्टालिन ने, क्योंकि स्टालिन जी ने लगभग 4 साल से सत्ता में है, इस 4 साल में जो वादा किया है, वादा इंप्लीमेंट नहीं किया है। इलेक्शन आया, इसलिए परिवार राज, भ्रष्टाचार, लिकर स्कैम के से बचने के लिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, हिंदी के ऊपर आज पत्थर फेंकने के लिए प्रयास करे। इसके नाम पर, एंटी हिंदी के नाम पर तमिलनाडु में वोट लेने के लिए प्रयास करे। इसलिए हम कोई भाषा को नजरअंदाज नहीं करते हैं, सभी मातृभाषा को प्रोत्साहित करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो भी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, उस लैंग्वेज से शुरू करते हैं उनका भाषण। इतना रेस्पेक्ट देते हैं हम। वो तमिलनाडु हो, वो तेलंगाना हो, कन्नड़ा हो, बंगाली हो, महाराष्ट्र हो, सभी लैंग्वेजेस में पहले भाषण देकर नमस्कार करते हुए, उस भाषा का नमन करते हुए उनका भाषण शुरू करते हैं। ये हमारा पार्टी का, हमारा सरकार का ये राय है, ये लाइन है। दूसरा विषय आप बोले, जो इस हिंदी के विषय पर भी बिल्कुल गलत प्रचार हो रही है। हम इस विषय के लिए, हम तमिलनाडु जनता, मैं बताता हूं, तमिलनाडु में हिंदी पिक्चर चलता है। अमिताभ बच्चन का बहुत फैन है, शाहरुख खान का भी फैन है। क्यों हिंदी पिक्चर चलते हैं? अब तमिलनाडु पिक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो पिक्चर डब करके पूरे देश भर में सुनाना चाहते हैं हिंदी में। हिंदी में उनका पिक्चर चलना है, वो लोग तमिल का पिक्चर देखते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, तमिल के जनता में कोई एंटी हिंदू नहीं है। हम भी कोई उसके ऊपर कोई तमिल के भाषा उनके ऊपर थोपने के लिए भी प्रयास नहीं करते। जो मर्जी है, जो पढ़ते हैं, जो मर्जी नहीं है तमिल पढ़ो, जो मर्जी। अभी मैं बताना चाहता हूं, ऑल इंडिया में सिविल सर्विसेज में, नहीं तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, उनको उत्तर प्रदेश अगर ट्रांसफर हो गए, कैसा जिंदगी गुजारेंगे? वो सिर्फ इंग्लिश ही। गांव में कलेक्टर है, हिंदी के बिना गांव में जनता को नहीं आते हिंदी। वो लोग क्या करना है फिर, जब सीखना है हिंदी। इसलिए अगर कोई इच्छा है, हिंदी सीख सकते हैं। दूसरा विषय, जितने भी तमिलनाडु के डीएम के लीडर्स है, उनका बेटा पूरा दिल्ली में पढ़ते हैं। जो हिंदी राजस्थान के आजू-बाजू स्कूल्स में पढ़ते हैं, सभी जगह हिंदी के स्कूल से, वो हिंदी सेकंड लैंग्वेज है और उधर पढ़ते हैं। जो तमिलनाडु में जितने भी डीएम के लीडर्स है, वो सीबीएसई सिलेबस का स्कूल से चलाते हैं, उसमें हिंदी है। फिर क्यों चला रहे हो? एजुकेशन बिजनेस में तो आप स्कूल चलाते हो, हिंदी को प्रोत्साहन करते हो, राजनीति दृष्टिकोण से हिंदी के खिलाफ करते हो, ये बिल्कुल गलत है। हम तमिलनाडु में तमिल को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, तमिल को रेस्पेक्ट करते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस को रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसी जो अनसंग लैंग्वेजेस है, उस लैंग्वेजेस को रिजर्व करना, रिस्टोर करना भी हमारा जिम्मेदारी है। यानी आप कह रहे हैं कि स्टालिन की नजर चुनाव पे है, बस मुद्दा हिंदी और ये डिलिमिटेशन है। बिल्कुल उसी विषय पर भी है। लेकिन किशन जी, जो मुद्दा लैंग्वेज के हो, डिलिमिटेशन हो, टैक्सेशन हो, जो भी है, साउथ से ज्यादा आपके ऊपर एलिगेशंस आ रहे हैं। क्यों बीजेपी, नहीं तो जो रूल में सेंट्रल गवर्नमेंट, साउथ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्या? क्यों इतना बार बार आपके ऊपर एलिगेशंस आ रहे हैं? साउथ का नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम भी राजनीति पार्टी है, हम साउथ में मजबूत होना चाहते हैं। अभी 2 स्टेट्स में हमारे एनडीए सरकार है, साउथ में, पुदुचेरी में, आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में आज भी चुनाव है तो हम सत्ता में आते हैं, तेलंगाना में चुनाव है तो सत्ता। हम भी राजनीति में तमिल के साउथ के जनता को खिलाफ क्यों
आवाज उठाते हैं, कोई कदम करते हैं। पूरे साउथ के जनता को दिल जीतने के लिए, साउथ में मजबूत होने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अभी तेलंगाना में आपको मालूम है हम 50% पार्लियामेंट सीट्स हम जीते हैं। अभी विधानमंडल का चुनाव है, 3 चुनाव में 2 सीट 50% तेलंगाना जनता वोट किया, टीचर्स हो ग्रेजुएट्स हो, हम जीते हैं। क्योंकि हम तेलंगाना को हो, आंध्र को, तमिलनाडु को कोई नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, पैसे पूछ रहे हैं, डिफेंस को क्यों खर्च करते हो? किधर से खर्च करना? डिफेंस के लिए पाकिस्तान थोड़ी देंगे पैसे हमारे को, हमारा जनता का पैसा डिफेंस के लिए खर्च करना। 7 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए खर्च करना पड़ता है, क्योंकि कुछ बजट हमारा देश को सुरक्षा के लिए, नेशनल हाईवेज के लिए, विकास के लिए खर्च करना पड़ता है। इसलिए आप हैदराबाद में रहते हैं, आप हैदराबाद में तेलंगाना का रेवेन्यू लगभग 60% तेलंगाना का रेवेन्यू हैदराबाद से आते हैं। हैदराबाद छोड़ के आदिलाबाद क्यों खर्च करे बोले तो क्या जवाब है आपके पास, रेवंत रेड्डी के पास, वो कांग्रेस पार्टी के पास? हैदराबाद छोड़कर तेलंगाना में दूसरा एक रिमोट जिला है, उधर क्यों खर्च करे? हैदराबाद का जनता पूछे तो क्या होता है? ऐसा नहीं, ये भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत है, सबके साथ सबका विकास हमारा नारा है। इसीलिए सभी स्टेट्स को देखना चाहिए। जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 60 पार्टी का जो हमारा स्कीम्स है, नंबर ऑफ स्कीम्स 40% का स्कीम तेलंगाना सरकार पैसे नहीं देने के कारण वापस जा रहे हैं। आप तो गारंटी के नाम पर अलग अलग स्कीम्स घोषणा करते हो, उसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदारी हमारा क्या? मैं अभी भी पूछना चाहता हूं आपके नेतृत्व में, जो TV9 के इस मंच से, तेलंगाना जनता हो, तमिलनाडु जनता हो, कर्नाटक जनता हो, जो 2024 में जो पार्लियामेंट चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार जो वादा की जनता को किया है, हम वादा जिम्मेदारी 100% निभाने का जिम्मेदारी हमारा है। जो आप स्टेट गवर्नमेंट्स जो वादा किया है, आप लोग जो गारंटीज के नाम पर हो, प्रीबीस के नाम पर हो, आपका जिम्मेदारी है। आप गारंटी वादा करते हैं, गारंटीज देते हैं, उसके लिए पैसे हम देना है। आप गारंटीज के नाम पर सत्ता में आप आते हैं, उसका पैसा केंद्र सरकार देना है। हम जो वादा किया है बिल्कुल हम करेंगे। अभी हर गरीब को, 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 केजी चावल देश में एक दिन भी लेट नहीं होता है, हम देते हैं। किसानों को पैसे अकाउंट में डालते हैं, मोदी पैसे हम देते हैं। जो नेशनल हाईवेज है, हमारा सरकार आने से पहले तेलंगाना में भी हो, आंध्र प्रदेश में भी हो, तमिलनाडु में भी हो, जितना रोड्स है उससे ज्यादा नेशनल हाईवेज इस साल में, आजाद से लेके मोदी जी प्रधानमंत्री बनने तक जितना नेशनल हाईवेज थे, उससे ज्यादा नेशनल हाईवेज हम अभी बनाए। आप बार बार बोलते हैं डबल इंजन सरकार, लेकिन जहां डबल इंजन सरकार नहीं है तो कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, आप वहां नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसलिए वहां से पब्लिक का जो आवाज है, वहां पॉलिटिकल पार्टीज, इवन अपोजिशन पार्टीज आल्सो लेके आ रहे हैं। कोई जनता खिलाफ नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी आज सबके नजर में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, ये लोग 40 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है। मैं जब पार्टी में आया, जब यह मेरा इंट्रोडक्शन करते हुए बोले भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, कोई ऐसी नौजवान का सिंदूर लगा के घूमते रहते हैं लोग, नारा रहते भारत माता को जय करते हैं, ऐसा बोलने वाला पार्टी था। आज हम सत्ता में आने से, क्योंकि ये लोगों को अभी स्टैंड चले गया, लोग समझ गया इनका पार्टियों के बारे में, परिवारों के बारे में, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी हो, डीएमके हो, सभी पार्टी जितने भी परिवारवादी पार्टी है, इस राजनीति को एक प्राइवेट लिमिटेड बनाकर इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पैसे कमाने के लिए ये पार्टी चलाते हैं। हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, जनता के द्वारा जीते। हम ऑर्डिनरी एक किसान का परिवार से आया हूं मैं, आज आपके सामने दिल्ली में इस भारत मंडपम में TV9 के द्वारा मैं आज बात कर रहा हूं। सिर्फ हम कार्यकर्ता के नाते इधर आए हैं, आइडियोलॉजी के नाते इधर आए। कोई हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा बहन कोई राजनीति में नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री जब भी कोई भाई बहन प्रधानमंत्री ना राजनीति में नहीं है, ऐसी पार्टी है। अभी जितने भी पार्टी देखो, मैं एक से पूछना चाहता हूं, अभी भी इससे पहले चर्चा हुआ था, अभी जगत प्रकाश नड्डा जी अध्यक्ष है, उससे पहले अध्यक्ष थे अमित शाह जी। अभी मैं पूछना चाहता हूं, जगत प्रकाश नड्डा जी के बाद कौन अध्यक्ष बनेगा?
भगवान भी नहीं बोल सकता, भगवान भी नहीं बोल सकता। चलिए मैं अभी अभी अन्ना डीएमके नहीं तो डीएमके, अब स्टालिन है, स्टालिन के बाद कौन है बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कौन है ने। अभी केसीआर है, केसीआर के बाद कौन पार्टी चलाएगा बोल सकते हैं। राहुल गांधी के बाद कौन चलाया, सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी के बाद कौन चलाया, फिर राहुल गांधी। इसके बाद वही प्रियंका गांधी के बेटा आएंगे, यही चलेगा राजनीति। क्योंकि राहुल गांधी की शादी नहीं हुई। रेड्डी जी आपके बात सही है, पर आपके सहयोगी दलों में तो है, ये सहयोगी दलों की पार्टियों में तो कहा जा सकता है। तो मेन पार्टी है राजनीति में। देखो हमारा दुर्भाग्य है, हम भी आपस में चर्चा करते हैं। हम राजनीति में आए देश को सुधार करने के लिए, राजनीति के द्वारा ही हम देश के विकसित भारत हो, हमारा आइडियालॉजी हो, देश को सुधार कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं बने नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आया, आर्टिकल 370 कभी नहीं हटता। जी चलिए मैं आपसे एक बात क्यों करते हैं, कुछ करना पड़ता है हमारा भी, क्योंकि मानता हूं हम भी गलत मानता हूं, फिर भी हम करते हैं। क्योंकि आज हम सत्ता में आए, लगभग 5000 साल से जो राम जन्मभूमि का समस्या था आज हम हल किया है। जी जो पाकिस्तान का ऐसा एक गतिविधि था देश में 1960 से लेकर आज तक, आज एक इंसिडेंट भी पाकिस्तान का ऐसे गतिविधि साउथ में हो, दक्षिण में नहीं। चलिए मैंने आपसे दो छोटे सवाल कर रहा हूं, वक्त की कमी है। पहला सवाल तो ये आपसे मैं करना चाहता हूं कि दक्षिण भारत ने बहुत अच्छे किए हैं हर मैट्रिक्स में, तो क्या आप विश्वास दिला सकते हैं कि दक्षिण भारत का रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन में कम नहीं होगा? और दूसरा मैंने आपसे बोला था ये 1 बिलियन आपने कैसे किया, ये लोग जानना चाहेंगे, ये 1 बिलियन हुआ कैसे? पहले राजनीति कंप्लीट करके उसमें ठीक है। मैं इस TV9 प्लेटफॉर्म के द्वारा फिर एक बात, पहले नहीं फिर एक बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोले, आदरणीय गृह मंत्री जी तमिलनाडु में जाकर बोले हैं, जो डिलिमिटेशंस में कोई स्टेट को जनता के आधार पर हो, पॉपुलेशन के आधार पर भी हो, फैमिली प्लानिंग के विषय पर भी हो, कोई स्टेट को अन्याय नहीं होगा। ये हमारा वादा है, हमारा वादा है, बिल्कुल सभी स्टेट्स को न्याय करेंगे, ये हमारा वादा है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, कल से स्टालिन जी का मुंह बंद करवाने का जिम्मेदारी आपका है। लेकिन प्रोपोर्शनेट साउथ सीट्स बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेट नॉर्थ का प्रोपोर्शनेट से साउथ सीट्स भी बढ़ेगा। आज 17 सीट्स है, अगर 80 सीट्स उत्तर प्रदेश में, उनका परसेंटेज कितना बढ़ेगा? हमारा तेलंगाना में 70 सीट्स है, उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि ये पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, ये डिलिमिटेशन का पॉलिसी कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जो आज इंडिया अलायंस में डीएमके कांग्रेस मिलकर काम कर रहे हैं ना, वो लोग ही बनाए, हम नहीं बनाया। फिर भी हम वादा करते हैं, कोई स्टेट्स को अन्याय ना हो। हम पार्लियामेंट में ओपन डिस्कशन करेंगे, आपके जैसे बुद्धिजीवियों के साथ ओपन डिस्कशन करेंगे, इलेक्शन कमीशन के साथ ओपन डिस्कशन करेंगे, और इलेक्शन एक्सपर्ट्स के साथ ओपन डिस्कशन करके कोई स्टेट्स को अन्याय ना हो। क्योंकि डिलिमिटेशन कब होगा कौन बोले? कोई कैबिनेट में चर्चा हुआ क्या? पार्लियामेंट में कोई चर्चा हुआ क्या? अभी इलेक्शन के पहले ही अभी डिलिमिटेशन होगा 2029 में। अभी तमिलनाडु का चुनाव पहले, अभी 6 महीने में है, डिलिमिटेशन की याद आता उनको जी। इलेक्शन चुनाव आज 6 महीने में है, हिंदी का भाषा का याद आता उनको। ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि आज तमिलनाडु में परिवार के राज के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता सोच रही है, उनको सरकार बदलना चाहते हैं। इसलिए ऐसा लोगों को दृष्टि बदलने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आज स्टालिन सरकार, डीएम का सरकार ऐसा इश्यू, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको संभाल लेना, मगर आपका प्रॉब्लम कांग्रेस को बुला के, साउथ वालों को बुला के सबको उसको चिपका दिया है। सभी लोग उसके विषय बात कर रहे हैं। अगर स्टालिन का कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उनको ट्रीटमेंट कर लेना, मगर साउथ के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाकर उनका ट्रीटमेंट, उनका डिसीज उनको सबको डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साउथ का मेजर पार्टी से एक ही प्लेटफॉर्म में आ गया था, कांग्रेस आ गया था, बीआरएस आ गया था, और केरला से आया था, तमिलनाडु से आया था, सभी पार्टी से एक ही हुआ था। सब डरते हैं भारतीय जनता पार्टी से।
सब डरते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी क्या है, साउथ में भी मजबूत हो रहे। कभी तेलंगाना में हम 8 सीट जीते हैं, कांग्रेस भी 8 सीट जीते हैं सत्ता रहने के बाद। कभी सोच सकते हैं क्या? इसीलिए वो लोग डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में हो, दक्षिण में नहीं होना चाहिए। इसीलिए लगातार एक स्ट्रैटेजी बनाकर ये टुकड़े टुकड़े गैंग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को स्टॉप करने के लिए, स्टॉल करने के लिए प्रयास करें। हम उस स्टॉप को पार करके हम आगे बढ़ रहे। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी शक्तिशाली होगा जी। हर स्टेट में सत्ता में आने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैं चाहूंगा कि अगर आप 30 सेकंड में वो बता दें। मैं इस सेशन का अंत इसी से करना चाह रहा था क्योंकि वादा था। आप बता दें क्योंकि बार बार मेरा मिनिस्ट्री का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जिम्मेदारी दिया है, लगातार अलग अलग रिफॉर्म्स ला रहे हैं। हमारा PSUCO, क्योंकि 2015 से पहले नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने से पहले 2014 से पहले इस कोल्स काम हुआ था। कांग्रेस पार्टी के जमाने में कौन सा माइन कौन चलाना है, कांग्रेस पार्टी ट्रेजरर चिट्ठी लिखता था, प्रधानमंत्री अलर्ट करते थे। पैसा लेकर, आपको सबको मालूम है, पैसा लेकर कांग्रेस पार्टी में एक स्लिप लिखते थे प्रधानमंत्री के लिए, ये रजनीकांत जी आया है, इस रजनीकांत को पलाना जगह एक ब्लॉक दे दो। ऐसे ब्लॉक्स अलर्ट करते थे। उसके बाद उसका लगभग उसी समय पे केंद्र मंत्री, कोल मंत्री जेल को गए और कंट्रोल ऑडिटर जनरल काग ने इस विषय पर उठाया। अभी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया 2014 में, जो भी जितने भी मिनरल्स है ये प्राइवेट कंपनी का, पॉलिटिकल पार्टी का, व्यक्ति का प्रॉपर्टी नहीं है, ये नेशनल प्रॉपर्टी है। इसको कोई भी ओपन ट्रांसपेरेंसी के साथ इस मिनरल्स को निकालना चाहिए, जजमेंट आया। उसके बाद हम विश्वास से बता सकते हैं इस 10 साल के अंदर एक इंसिडेंट ऐसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के खिलाफ हमारा सरकार नहीं किया है और स्ट्रेंथन किया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार पर, और हमारा इस एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रयास किया। दुनिया में 5th लार्जेस्ट जियोलॉजिकल कोल रिजर्व्स आज भारत में है। चाइना अगर बाजू रखे तो, चाइना इज ए सेपरेट कंट्री, चाइना अगर बाजू रखे तो दुनिया में सबसे बड़े कोल प्रोड्यूसर आज भारत है। दुनिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर चाइना बाजू रखे तो, चाइना बाजू रखे तो नंबर 1 कोल कंज्यूमर भारत है। इसीलिए आज हम 1000 मिलियन टन्स, 1 बिलियन टन्स कोल प्रोड्यूस आज आजाद के बाद पहली बार हम इस रीच किया है। हमारे लिए गर्व है क्योंकि 5 लाख लोग माइंस में काम करते हैं। ये श्रम, ये क्रेडिट हमारा गांव में रहने वाले, गरीब रहने वाले वर्कर जो है उनको जाता है ये सक्सेस होने के लिए। बिल्कुल, इसके लिए मैं कांग्रेचुलेट करता हूं आपको और सुरभि। Thank you so much. Thank you so much, Thank you. रजनीकांत जी एंड कार्तिकेय। एंड अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी तारिक दार जी को, जो कि MD है पाशमकार से, एंड वी थैंक हिम टू बी द गिफ्ट पार्टनर फॉर व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, एंड वी आल्सो थैंक हिम फॉर प्रिजर्विंग द हेरिटेज ऑफ पश्मीना शॉल। आप प्लीज शॉल लेकर आए। Thank you so much for the great interaction.